तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन इस विराम चिन्ह के साथ ही साथ यहाँ पर चिन्ह शब्द दो तरीके से लिखा हुआ है। ये है चिन्ह और ये है चिन्ह। मैंने आप लोगों को जब वर्तनी में पढ़ाया था दोनों शब्दों के बारे में, तो वहां मैंने आपको बता दिया ह का रूप जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था ये चिन्ह है, इसमें ह आधा है, और ये चिन्ह है, इसमें न आधा है। आप जानते हैं ये आधे ह से आधा न कैसे बन गया? ये इसी तरह से बना गलत पढ़ते हुए। मतलब कि जब हमें ये बात नहीं पता थी कि ये ह आधा होता है, न पूरा होता है, हमने इसके नीचे न छोटा सा देखा और इससे हमको ऐसा लगा कि ये हमारा न आधा होता है और ह हमारा पूरा होता है, और ऐसे ही लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से एक नया शब्द अस्तित्व में आ गया। अब जब नया शब्द अस्तित्व में आ जाता है तो क्योंकि ये संस्कृत में लिखा जाता था तो इसको हमने तत्सम कहना शुरू कर दिया, और क्योंकि अब ये हिंदी में परिवर्तित होके बना तो इसे हमने तद्भव कह दिया। तो अगर परीक्षा में आ जाए तत्सम तद्भव इनके बारे में तो ध्यान रखना है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, अब जो भी आपको लिखना है वही उच्चारित करना है, और जो उच्चारित करेंगे वही लिखना है। अगर चिन्ह उच्चारित करते हैं तो चिन्ह ही लिखिए। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम चिन्ह की हम बात करें तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना, ठहरना। तो जब बोल रहे होते हैं तो बोलते समय हम वाक्यों में कहीं कहीं पे ठहराव लेते हैं, रुकते हैं, या हम सांस लेने के लिए रुकते हैं। तो जब हम वहाँ पे ठहराव लेते हैं तो इसी चीज़ को हम अपने लेखन में कुछ चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो वो जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह का काम ये है ये बताना कि हमें सांस कहाँ लेना है, यानी हमें ठहरना कहाँ है, और दूसरा हमारे कुछ भाव जो होते हैं उन भावों को व्यक्त करने के लिए, या अगर लेखन में हुई कुछ गलतियों को व्यक्त करने के लिए, या हम कहें कि जैसे कभी कोई चीज़ अगर हमें बड़ी है वो छोटी करनी है तो छोटा रूप दिखाने के लिए, आदि आदि कई सारी चीज़ों के लिए भी हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं अपने लेखन में। तो हम उन्हीं चिन्हों को आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से विराम चिन्ह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा चाहे कोई भी हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे इसके अलावा कोई और भी हो, विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता ही आता है। जब हम बात करते हैं, अगर जैसे वाक्य होता है हमारा वाक्य शुद्धिकरण, तो वाक्य शुद्धिकरण में भी विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही दृष्टिकोण से लेकर इसको समझेंगे। अब आप लोगों का अक्सर एक प्रश्न रहता है कि मैम जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, कि इससे प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में। तो देखो, अगर आप लोगों को ये बात जाननी है कि इस पॉइंट से जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में, तो इसके लिए मैं आपको एक बात कहूंगी कि एक बुक है मेरी, अभ्यास पुस्तक। आप में से सारे छात्रों के पास होगी, नहीं है तो ये बुक आप मंगा लीजिए। ठीक है, ये अभ्यास पुस्तक की बुक है, इसमें हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि हालांकि एक समझदार बच्चा जो होता है वो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ता है, प्रश्नों को पढ़ता है, उत्तर नहीं, उत्तर तो पढ़ने टॉपिक पढ़ने के बाद। तो लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो अब से ऐसा शुरू करिए कि जैसे कोई टॉपिक आपका शुरू होने वाला है तो उससे संबंधित जो प्रश्न आपके आए हैं बस केवल प्रश्न पढ़िए, उत्तर नहीं। उत्तर को खोजेंगे हम बाद में जब हम उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विराम चिन्ह से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं वो दो तरीके से आएंगे। एक तो आएगा वाक्य शुद्धिकरण में विराम चिन्ह को अशुद्ध करके और आपसे कहेगा कि इसमें क्या अशुद्धि है, वो दिया रहेगा। फिर आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा वाक्य है जिसमें विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, इस तरह से आ जाएगा। तो फिर आपको चारों में से खोजना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वो डायरेक्ट प्रश्न करेगा। अब डायरेक्ट कैसे करेगा? विराम चिन्ह से कोई भी विराम चिन्ह देगा, विराम चिन्ह का नाम लेकर कहेगा कि यह विराम चिन्ह का चिन्ह निम्न में से कौन सा है, और नीचे आपको चार ऑप्शन में चिन्ह दिए होंगे। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका होगा
कि आपको वाक्य लिखकर दे देगा और कहेगा कि यह विराम चिन्ह किस वाक्य में है, ठीक है, ये पूछ लेगा, तब आपको बताना होगा कि यह वाक्य किस में है। तो इस तरह के प्रश्न आपके विराम चिन्ह से आएंगे। तो हम एक एक करके विराम चिन्ह से समझते हैं विराम चिन्ह को। तो यहाँ पे आप लिखिए, अब समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट। परिभाषा जैसे कह रही है तो यहाँ पर कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ विश्राम अथवा ठहराव होता है। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट भी आ जाता है कि विराम चिन्ह से संबंधित सही है या गलत, ऐसे देकर आपसे यह पूछ सकता है। तो हम भावों के लिए और यहाँ पर विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही यहाँ से लिखिए एक लाइन कि इनके प्रयोग में, यहाँ से लिखना है इनके प्रयोग में, इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है, इसी में लिखिए आगे, इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। चाहिए के बाद विराम लगाकर, पूर्ण विराम लगाकर लिखिए इनके गलत प्रयोग से, इनके गलत प्रयोग से वाक्य का भाव बदल सकता है, इनके गलत प्रयोग से वाक्य का भाव बदल सकता है। इनके गलत प्रयोग से वाक्य का भाव बदल सकता है। जैसे, जैसे करके लिखिए। हमने वाक्य लिखा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये वाक्य था रोको मत जाने दो। इस वाक्य में हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पे किया है और यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस वाक्य का भाव क्या हुआ कि रोको मत जाने दो, अर्थात इसका भाव हुआ छोड़ दो। क्या हुआ? छोड़ दो, ठीक है। तो इसका भाव हो गया छोड़ दो। अब मान लो कि हमने इस विराम चिन्ह का प्रयोग ही यहाँ पे गलत कर दिया, और गलत क्या कर दिया, हमने लिख दिया कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो अब यहाँ पर इसका भाव क्या हो गया, जो ऊपर भाव था छोड़ देने का, चले जाने का, लेकिन यहाँ क्या हो गया, रोको मत जाने दो यानी पकड़ लो। भाव क्या हो गया, पकड़ लो यानी रोक लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चल गई कि हमारे विराम चिन्ह के आगे पीछे लगने मात्र से हमारे वाक्य में परिवर्तन आ गया, वाक्य के भाव में परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, ठीक है। उतार लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आता है यहाँ पर, अगला पॉइंट है श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं, ठीक है। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 हैं। ये संख्या 20 आती है, लेकिन विराम चिन्ह आपको 20 से ज्यादा पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर कभी प्रश्न आता है, यही प्रश्न आता है कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया कि पूर्ण विराम को छोड़कर, यानी जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य जो विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं उनके अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर, क्योंकि हमारे पास हिंदी में जो था वो पूर्ण विराम था, ठीक है, उसे छोड़कर अंग्रेजी भाषा से बाकी अन्य विराम चिन्ह लिए गए हैं। तो और जितने भी विराम चिन्ह आते हैं सब अंग्रेजी भाषा से हमने ग्रहण किए हैं। इससे पहले जब हम बात करें अपनी
यानी हिंदी से पहले की भाषा। तो हिंदी से पहले की भाषा हमारी क्या थी? संस्कृत थी, और संस्कृत में हम संधि और समास का प्रयोग ज़्यादा करते थे। ठीक है, आप जैसे संस्कृत को देखेंगे तो संस्कृत में हमने संधि का प्रयोग ज़्यादा किया है। हम पूरा एक वाक्य को एक शब्द में ही परिवर्तित कर देते थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने पढ़े हैं, वो हमारे किसकी वजह से है? संस्कृत भाषा की अपनी शैली की वजह से है। लेकिन जब हमारी संस्कृत भाषा में उर्दू भाषा का मिक्सचर हुआ और फिर अंग्रेजी भाषा का मिक्सचर हुआ, तो फिर हमारी हिंदी भाषा को परिवर्तित करके अलग तरीके से लिखा गया। और जब अलग तरीके से लिखा गया तो विराम चिन्ह उसमें ज़्यादा उभर कर आए, और हमने अपने भावों को विराम चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया, और इस तरह से विराम चिन्ह हमने लिए। तो जब हमने यानी हिंदी का व्याकरण लिखा गया हमारे विद्वानों के द्वारा, तो उन्होंने जो इंग्लिश के विराम चिन्ह थे उनको हिंदी नाम देते हुए और कहाँ पर किसका प्रयोग होगा ऐसा विवरण किया। ठीक है, तो ये प्रश्न आ जाता है कि कौन से विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, या यह प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है, अब इसी तौर में इसी क्रम में आपको एक सूचना देना चाहती हूं मैं कि जैसे अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हिंदी भाषा की लिपि को चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम हिंदी में लिखते क्या है? रोजगार। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? रोजगार। तो आजकल लोग कैसे हिंदी को लिख रहे हैं? मतलब ऐसे करके, रोज ऐसे बना के, और फिर गार ऐसे बना के, और ये जो इसको ऊपर करके और ऐसे ना पूरा एरो बना दिया है, ये आर ऐसे लगा के ऐसे। ठीक है, इस तरह से तो हिंदी को ऐसे लिख रहे हैं। यानी ये रोजगार जो ये है, ये हमारी देवनागरी लिपि है, और वो लोग इसे, और ये क्योंकि मैं तो लेखन में लिख रही हूँ, वो कंप्यूटराइज होता है, और कंप्यूटराइज में क्या है, थोड़ा डिजाइन सा लगता है। अब कुछ बच्चे तो समझ पाते हैं इस चीज को, लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाते ये कौन सी लिपि आ रही है नई। तो ये रोमन प्लस देवनागरी का एक मिक्सचर बनाया है। देवनागरी लिपि में जो विशेष है वो क्या है? सुरेखा है। तो आजकल क्या है लोगों ने कि नीचे जो वर्ण है वो तो अंग्रेजी के रख दिए हैं, और उन वर्णों के ऊपर क्या देनी शुरू कर दी है? सुरेखा देनी शुरू कर दी है, और इस तरह से वो आजकल लिख रहे हैं, और इसको मतलब आधुनिकता का प्रतीक बना रहे हैं। लेकिन जानते हो, मैं अगर आप में से कोई छात्र इस तरह का करता है डिजाइन के नाम पे, तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि प्लीज ना करो, और अगर कोई करता भी है तो उसे भी रोको। क्योंकि इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि अंग्रेजी के चक्कर में अभी तक तो हमारी जो भाषा थी वो बोली से गई। ठीक है, अंग्रेजी के चक्कर में हमारी जो मातृभाषा हिंदी है वो अभी कहाँ से गई? बोली से गई, बोलने से। लगभग आप पता है हम लोग शर्म करते हैं हिंदी बोलने में। लेकिन इस तरह की शैली में लिखने से हम एक तरह से हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों की हत्या कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? मैं इसे कहूंगी कि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों की हम हत्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लिपि चेंज कर रहे हैं। अगर हमने इस लिपि में लिखना शुरू कर दिया तो हम संस्कृत और हिंदी को हमेशा के लिए खो देंगे। तो जो भी लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो मेरा यही अनुरोध है, निवेदन है कि प्लीज ऐसा ना करें। अंग्रेजी को रोमन लिपि में रहने दें, हिंदी को देवनागरी लिपि में रहने दें। ये भाषाएं हैं, इन भाषाओं को अपने अस्तित्व में रहने दें, इनके अस्तित्व को ना, इनके साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी। तो हम लोग अब शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेजी भाषा से आए हैं इस तरह से ये। अब आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। अब इनकी संख्या 20 नहीं है, 20 से ज्यादा होगी, तो ये मत सोचना कि आपने पहले 20 कहा और फिर यहाँ पे ज्यादा पढ़ा रहे। नहीं, ये कांता प्रसाद के अनुसार थे, लेकिन आधुनिक समय में थोड़े ज्यादा भी प्रयोग होने लगे हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बारे में जानिए। ये हमारा हिंदी भाषा का चिन्ह है, हिंदी भाषा में आया है। पूर्ण विराम कैसे लगता है? एक खड़ी पाई के जैसे लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो दिया है प्रत्येक
प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में कहें, या ये कह सकते हैं कि जब वाक्य पूरा होता है वहां पे प्रयोग करें, या जब वाक्य में बहुत देर तक ठहरना होता है वहां प्रयोग करते हैं, या हम कहें जिस वाक्य में भाव पूरा हो जाता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आगे आता है कि प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर, अब ये जो पॉइंट आया है इसको समझ लीजिए कि प्राचीन भाषाओं के पदों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे होता है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। यति का मतलब होता है विराम, ठीक है, ये छंद का एक पॉइंट है, अंग है, ठीक है, छंद में। तो छंद में जहाँ पे हम विराम लेते हैं उसी स्थान को हम यति कहते हैं, और वहां पे हम क्या लगाते हैं, ये पूर्ण विराम लगाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि जैसे आप लोगों ने, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा आप सभी लोग पढ़ते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हनुमान चालीसा के जो दोहे और चौपाई हैं उनके जब हम जैसे देखते हैं, मान लो चौपाई लिख रहे हैं तो एक पूर्ण विराम, फिर दूसरी चौपाई आती है तो दो पूर्ण विराम, मतलब इस तरह से उसका चरण आता है। तो ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में भी आपको दोहों के मध्य में इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो स्थान है, यानी जहां पे ये पूर्ण विराम लगे हुए हैं, इसे हम कहते हैं ये हमारा एक पूर्ण विराम, यानी थोड़ा कम ठहराव के लिए, और जब दो पूर्ण विराम लग जाते हैं तो ज्यादा ठहराव के लिए। ये हिंदी में संस्कृत से रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि एक ही विराम चिन्ह था तो हम उसी का प्रयोग करते थे, तो इसी स्थान को हम यति कहते हैं। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि पूर्ण विराम का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है, और विकल्प में लिखा हुआ था पदों में यति के स्थान पर, और एक विकल्प में दे दिया, और ऐसे एक प्रश्न दे दिया था कि जहाँ पे आधा भाव पूरा हो वहां पर तो आधे भाव में तो नहीं लगता, ठीक है, और दे दिया दो वाक्यों के बीच में तो वहां पे भी नहीं लगता दो वाक्यों के बीच में। तो इस तरह से जो उत्तर था आपका ये था कि पदों में यति के स्थान पर, लेकिन छात्रों ने गलती कर दी क्योंकि चौथा जो विकल्प था वो लिखा हुआ था इनमें से कोई नहीं, और अधिकतर छात्रों ने यही लिख दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न जो दिया है कि पदों में, यानी जो हमारे दोहा, छंद, चौपाई, ये सब जो होते हैं ना, जिन्हें हम छंद कहते हैं, इन्हीं को हम पद कहते हैं, तो इनमें जहां पूर्ण विराम होता है इसी को यति कहते हैं, ठीक है। तो यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब वाक्य प्रयोग कर लीजिए, कैसे हम अंतिम स्थान पर करते हैं। तो लिखिए इसमें, जैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अब ये वाक्य है हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये वाक्य लगभग पूरा हो गया है। तो पूरा हो गया है वाक्य, तो अब हम इसके अंत में ही यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, हम जिस चिन्ह को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उस चिन्ह को दूसरे पेन से लिखेंगे। अगर आप दो पेनों का प्रयोग करते हैं लेखन में तो आप दूसरे पेन से लिखिए, अगर आप सिंगल पेन का प्रयोग करते हैं तो हम जिस चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं उसके नीचे रेखांकित कर दीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि हमने इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगाया है, ठीक है। हम किसी भी वाक्य को जब लिखेंगे तो उसमें एक से अधिक विराम चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन हम फोकस उस पर करेंगे जिसको हम पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, दूसरा पॉइंट आता है उपविराम। उपविराम का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले तो जानो कि उपविराम क्या है। दो बिंदी हमारी जिस तरह से विसर्ग की मात्रा होती है, ठीक वैसे ही हमारा उपविराम का प्रयोग होता है। इस उपविराम का प्रयोग आम तौर पर जनमानस नहीं करता। इस उपविराम का प्रयोग जो होता है अक्सर जो लेखक होते हैं वही करते हैं, और दूसरा ये परीक्षा के तौर पर ही होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका प्रयोग अब ये एक तरह से अवशेषी हो गया है। कुछ दिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब लोग ज्ञान के अभाव में इसको छोड़ भी रहे हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है कि किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हम ये कहें कि सीमा निर्धारण और लिखित संवाद कैसे होंगे हमारे। तो यहाँ पे उदाहरण लिखिए। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी शब्द की सीमा निर्धारण में कैसे होता है।
तो जैसे मान लीजिए कि मैंने शब्द दिया विज्ञान और मैंने आपसे कहा कि विज्ञान पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आएगी कि विज्ञान पर निबंध लिखना है तो आप विज्ञान में अच्छा और विज्ञान से बुरा दोनों ही पॉइंट लिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करूं और इसके साथ एक शब्द लिख दूं कि एक वरदान, तो अब आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? विज्ञान का सिर्फ लाभ लाभ बताएंगे। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यानी इस चिन्ह ने इस शब्द की मदद से इस शब्द का क्या कर दिया? सीमा निर्धारण कर दिया, यानी उसको एक निर्धारित कर दिया कि इतने ही दायरे में रहना है, ठीक है। तो सीमा निर्धारण का हम इस तरह का प्रयोग करते हैं इसके साथ। दूसरा पॉइंट दिया है लिखित संवाद। लिखित संवाद का मतलब क्या होता है? डायलॉग, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं डायलॉग। तो इसमें हम देखेंगे जैसे मान लीजिए हम सोनू का डायलॉग देख रहे हैं। सोनू, तुम घर कब जाओगे? कब जाओगे? देखो साथ की साथ लिखते रहना जब मैं यहाँ पे लिख रही हूं, ठीक। मोनू, मोनू जवाब देता है बस अभी थोड़ी देर में। बस अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ दिया है सोनू तुम घर कब जाओगे। तो ये जो यहाँ पे कहा है तुम घर कब जाओगे, ये किसका डायलॉग है, किसका संवाद है? सोनू का। तो हम इसके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि यह इसका संवाद है। मोनू, मोनू बता रहा है, कह रहा है कि बस अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा उपविराम है और उपविराम का इस तरह से प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अब जल्दी से इसे उतारो। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा अर्धविराम। मिटा देती हूं, अगर नहीं उतारा है आप लोगों ने तो इसे उतार लीजिए, रोक के उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ती हूं मैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है अर्धविराम। अर्धविराम यहाँ पर किस तरह से लगेगा? अब देखो अर्धविराम किस तरह से लगेगा आपका, ये जानना है। अर्धविराम लगता है आपका ऊपर इस तरह से बिंदी होती है और उसके नीचे हम ऐसे विराम चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है अर्धविराम में आ जाता है, इसे अर्धविराम कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है वो हमें जानना है। दिया है जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, अर्थात दोनों वाक्य मिलकर उस भाव को पूरा करते हैं, ठीक है। हमें जैसे हम पहला वाक्य पढ़ते हैं तो भाव अधूरा लगता है और उसका दूसरा भाव पढ़ते हैं तब हमें पूरा भाव लगता है। तो ऐसे दो वाक्यों के बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, मतलब या तो पहले वाक्य का भाव दूसरे वाले वाक्य में पूरा हो रहा हो या दूसरे वाले वाक्य का भाव पहले वाले में पूरा हो रहा हो। तो कहने का मतलब वही है कुल मिला के। तो वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। बात को ध्यान से समझिए, इसके स्थान पर हम अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अल्पविराम के स्थान पर हमेशा इसका प्रयोग हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे तो वाक्य प्रयोग करिए कि किस तरह से। तो जैसे मान लो हमने कहा एक वाक्य लिखिए, मेरी माँ बीमार हैं। मेरी माँ बीमार हैं, इसलिए मैं आज नहीं आऊंगा। हमने वाक्य लिखा।
ठीक है। मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं आज नहीं आऊंगा। अब इसमें दो वाक्य हैं। देखो, एक वाक्य तो है मेरी माँ बीमार है, ठीक है, और दूसरा वाक्य है मैं आज नहीं आऊंगा। इन दोनों वाक्यों ने मिलकर इस पूरे वाक्य को पूरा किया है, ठीक है। अब पूरा वाक्य किया है तो यहाँ पर जो ये हमारा स्थान है इस पे हमारा अर्धविराम का प्रयोग होगा, यानी इस स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग हम करेंगे जहां पर दोनों वाक्य पूरे हुए हैं। तो ये जो अर्धविराम आपका है यह भी उपविराम की भांति ही अब हमारे चलन से बाहर हो रहा है, यानी जिस तरह से अब अर्धविराम के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। ये उतार लीजिए जल्दी से फटाफट। देखो यहाँ पर ये प्रश्न किया है क्या अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। बेटा ये बताओ मुझे कि ये कमेंट करने की जरूरत क्या है। मैं मतलब ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी कमेंट मैंने अब पढ़ी है, क्योंकि बार बार आप एक ही को रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट मोड पे आप उस कमेंट को डाल रहे हो। ये कमेंट मैंने आपकी इस समय पढ़ी है, क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई? कमाल बात है। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो, मुझे मेरे उन बच्चों को पढ़ाने दो जो वाकई में मुझसे पढ़ने आए हैं। तुम अगर पढ़ने के लिए आए होते ना तो चुपचाप बैठ के सुनते। मैंने पहले ही बात कह दी कि मैं सारी चीजों को समझाऊंगी। क्या मैंने ये बात नहीं बताई? और कितनी बार रिपीट आपने मैसेज किया है, वो तो मैंने बस देख लिया कि चलो उतारने के लिए टाइम दिया हुआ है आपको इतना। दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अभी प्यार से समझा रही हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि मैं अपना मूड खराब करूं। मुझे अच्छे से पढ़ा लेने दो, ठीक है। मत करो इस तरह की हरकतें। 2 साल 3 साल 4 साल वाले बच्चों की जैसी हरकतें मत करो। इतने भी आप नहीं हो, आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, ठीक है। मैं तो यही समझ के चल रही हूँ। क्यों ऐसा समझ के चल रही हूँ? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके ग्रेजुएशन कम से कम 12th पास करने के बाद होते हैं। और 12th क्लास का बच्चा जो होता है वो अपने आप में बहुत समझदार होता है। तो अनपढ़ जैसे मत करो, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दो। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 है अल्पविराम। अब इसे शुरू करने से पहले एक पॉइंट समझ लो, क्योंकि अभी आपने देखा जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने विराम चिन्ह लिए। 3 विराम चिन्ह हमें एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। पहला विराम चिन्ह आ गया हमारा उपविराम, दूसरा विराम चिन्ह हमें सुनाई दिया अर्धविराम, तीसरा विराम चिन्ह हमें सुनाई दिया अल्पविराम। अब ये तीनों हमें एक जैसे लगते हैं और यहां से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। इन तीनों से अक्सर, खास करके इन दोनों से जो प्रश्न आता है वो विराम चिन्ह पहचानने का आता है। बताइए विराम चिन्ह को पहचान कर। तो जो उपविराम है ये हमारा क्या है, 2 बिंदी वाला है, ठीक है। जो अर्धविराम है इसमें 1 बिंदी और एक इस तरह का कॉमा, और जो अल्प विराम है ये हमारा एक कॉमा। तो अब इसे आपको याद रखना है कि कौन सा हमारा क्या है। ये होता है हमारा अल्पविराम, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। ये है उपविराम और ये है अल्पविराम, सॉरी अर्धविराम, ठीक है। इसे अर्धविराम कहेंगे। तो अर्धविराम को ऐसे याद रख लीजिए कि इस अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। इस अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो इसमें आधा ये और आधा ये, तो इस तरह से अर्धविराम का रूप तो आपको याद हो जाएगा कि अर्धविराम में उपविराम आधा ये आ गया और ये आधा, तो ये इस तरह से मिलके बन रहा है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। ध्यान रखिए मैं जो यहाँ पर बोल रही हूँ, जितना भी लेक्चर आपको दे रही हूँ, हर एक मेरे बोलने में प्रश्न समाया हुआ है, इसलिए ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। ये छोटे छोटे जितने भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, तो फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो
अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम अपना अल्प विराम। अल्प विराम हमारा क्या होता है हमने जान ही लिया, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कॉमा कहते हैं। ठीक है, कॉमा करके इसको हम पढ़ते हैं। तो अभी तक मैं जब आपको लिखवाती थी तो मैं आप लोगों को बोलती थी कॉमा, इसलिए क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी कि अल्प विराम क्या है। अब के बाद मैं जब भी आपको परिभाषा लिखवाऊंगी या कोई भी चीज, तो मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं आपको अल्प विराम बोलूं। तो आपको ये याद रखना है कि अल्प विराम में हमारा कौन सा है, और पूर्ण विराम कहीं कहूंगी तो पूर्ण विराम कौन सा है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो अब जब विराम चिन्ह हम पढ़ रहे हैं तो विराम चिन्ह के माध्यम से ही आपको सारे नाम याद रखने हैं और सारे नाम याद रखकर उनका चिन्ह याद रखना है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो कहीं पे हमें योजक चिन्ह लगाना पड़ता है, तो कहीं पे हमें निर्देशक चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इन शब्दों को बोलूंगी तो वैसे ही याद रखिएगा इनके पॉइंट। ठीक, अब हम बात करते हैं अल्प विराम की। अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक का मतलब है विस्तार से भरा हुआ। ठीक है, बड़ा, बहुत अधिक जगह पर ये लगेगा। इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है, यानी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं थोड़े से ठहराव के लिए, और इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है नंबर 1, जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द, और संयोजक शब्द कौन सा, और, तथा, एवं, व आदि की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? वाक्य प्रयोग करेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखो यहाँ पर वाक्य। हम एक वाक्य लिखते हैं, राम सुंदर सुशील दयालु और सबल पुरुष थे। देखो, वाक्य लिखो पहले और फिर इसको समझना। हमने वाक्य लिखा है यहाँ पे, राम सुंदर सुशील दयालु और सबल पुरुष थे। अब हम आते हैं अपने इस पॉइंट पर जो हमें यहाँ पे कहा है। इसने कहा है कि जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों, तो 2 से अधिक समान पद का मतलब क्या है कि जो एक जैसे पद हों। एक जैसे का मतलब अगर संज्ञा है तो संज्ञा, अगर क्रिया है तो क्रिया, अगर विशेषण है तो विशेषण। ठीक है, और अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम। बात समझ में आ गई ना? समान पद का मतलब तो 2 समान पद हों और उनके बीच में संयोजक शब्द लगने की गुंजाइश हो। अब संयोजक शब्द क्या होते हैं आपके, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है और, तथा, एवं, व। ये 4 शब्द आपके संयोजक कहलाते हैं। संयोजक का मतलब क्या है? देखो, और, तथा, एवं, व, इनमें क्या अंतर है? इन चारों का अर्थ एक वही है जिसे आप अंग्रेजी भाषा में एंड कहते हैं ना, एंड मतलब और। ठीक है, तो इन चारों का मतलब वही और है, और, तथा, एवं, व। तो पंक्ति कह रही है कि किसी भी शब्द के बीच में ये लगने की गुंजाइश जहां पर हो, वहां पर हमारा क्या होता है, वहां हमारा अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखो, हम अगर बात करें सुंदर और सुशील शब्द की, तो इन दोनों के बीच में और आने की संभावना है कि सुंदर और सुशील। वही हम देखें कि सुशील और दयालु, इसमें भी आ जाएगा, और दयालु और सबल, इनके बीच में तो और आया ही है। तो ये ऐसी बात कर रहा है कि संयोजक शब्द आने की गुंजाइश हो। तो बात समझ में आ गई? तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर 2 ही शब्द हों समान, तो उनमें क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। और अगर 2 शब्द ना हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो क्या होगा? तो होता ये है कि जो अंतिम 2 होते हैं, एक हो गया ये और एक हो गया ये, तो अंतिम 2 के मध्य तो हम लगा देते हैं और।
ठीक है। और इससे पहले जितने भी हमारे दिए हुए हैं उनके मध्य में हम लगाते हैं अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अल्प विराम हमारा आ जाता है इनके बीच में। तो यहाँ पर ये बात कही गई है इस पॉइंट में। तो ये जो पॉइंट कह रहा है कि जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द लगने की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दिया है कि ऐसे दो वाक्यों के बीच में हमें इसका प्रयोग करना है जहां पर हम दो वाक्यों का भाव एक दूसरे के अंदर निहित होता है। अब ये कैसे होता है तो देखेंगे। वाक्य प्रयोग करिए, लिखिए, फिर समझाती हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे वाक्य लिया, शीला बहुत खुश हुई। शीला बहुत खुश हुई। वह नानी जो बनने वाली थी। वह नानी जो बनने वाली थी। अब देखो वाक्य जो हमारा दिया हुआ है इसमें वाक्य क्या है? शीला बहुत खुश हुई, एक वाक्य ये है। और वह नानी जो बनने वाली थी, दूसरा वाक्य यह है। ये दोनों ही वाक्य मिलकर पूरे वाक्य को बना रहे हैं, ठीक है। भाव एक दूसरे में निहित हो रहा है, क्योंकि अगर हम अकेले अकेले से पढ़ते हैं तो कोई ना कोई भाव छूटा रहता है। जैसे हम कहें शीला बहुत खुश हुई तो हमारे मन में जिज्ञासा है कि फिर क्या हुआ, मतलब उसके बाद। और अगर वह नानी जो बनने वाली थी तो यहाँ पे रहता है मतलब तो इसके बाद क्या, ठीक है। तो हमें ये दोनों वाक्य जो हैं मिलकर बताते हैं पूरा कि शीला बहुत खुश हुई, वह नानी जो बनने वाली थी, मतलब वह इसलिए खुश हुई। तो यहाँ पे हमें पूरा भाव मिल गया। पूरा भाव मिल गया तो पूर्ण विराम तो हमारा अंत में लग गया। लेकिन इन दोनों वाक्यों के बीच में हमें यहाँ पर क्या लगाना है? अल्प विराम लगाना है। अब एकदम से आपके दिमाग में तुरंत याद आएगा कि मैम हमने थोड़ी देर पहले तो अर्धविराम भी तो ऐसे ही लगाया था ना। तो हाँ, ये बिल्कुल वही वाक्य है, वही पॉइंट है जहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। अल्प विराम में जहां जहां मैं ये स्टार लगवाऊंगी वहां पर आप ये याद रखिएगा कि वहां हम इस अल्प विराम के स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिला। इससे पहले जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा वहां हम अर्धविराम नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? वाक्य प्रयोग करो तब हम यहाँ पर समझेंगे। वाक्य दिया है हमारे सामने, हम लिख रहे हैं रावण लंका का राजा। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। एक विद्वान था। एक और वाक्य हम लिखेंगे इसमें, लिखिए सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छे
लेखक हैं। वाक्य प्रयोग कर लीजिए जल्दी से, फटाफट। 2 वाक्य मैंने लिखवाए हैं। लिख लिया? अब देखो, यहाँ पर ध्यान देना है, अब सामने ध्यान दो। 2 वाक्य हमने लिखे हैं। पहला वाक्य हमने लिखा, रावण लंका का राजा एक विद्वान था। दूसरा वाक्य लिखा, सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे एक बहुत अच्छे लेखक हैं। तो यहाँ पे ये 2 वाक्य हैं, इनके बीच में लगना है हमारा अर्धविराम, सॉरी अल्पविराम। अल्पविराम हमारा लगेगा तो यहाँ जो पंक्ति कह रही है, इसने कहा है दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो यहाँ पे रावण आया है, रावण शब्द है, रावण शब्द की पहचान के लिए यहाँ लिखा गया है लंका का राजा, यानी ये। तो ये एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है। इस संज्ञा ने किसके विषय में बताया है? इस संज्ञा के विषय में बताया है, यानी रावण के बारे में। तो इसने लंका का राजा, कौन लंका का राजा, यानी रावण कौन सा? वो जो लंका का राजा था, ठीक है, वो क्या था? एक विद्वान था। तो अगर हम यहाँ पे लंका का राजा हटा भी देते हैं तो भी जो वाक्य का भाव है, जो हम कहना चाहते हैं, वो हमें मिल जाएगा कि रावण एक विद्वान था, ठीक है, और इतनी ही सूचना हम इस वाक्य में देना चाहते हैं। लेकिन लंका का राजा कहने का मतलब है कि हम किस रावण की बात कर रहे हैं। तो अब जब हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं तो ये जो लंका का राजा है, इसके दोनों ओर यानी पहले और बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब ठीक इसी तरह से अगर किसी संज्ञा के विषय में जानकारी देने के लिए कोई एक वाक्य आया है तो हम उस वाक्य के दोनों ओर अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सुभाष, अब हम किस सुभाष की बात कर रहे हैं? जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा वाक्य सुभाष के बारे में आया है, यानी सुभाष को बताने के लिए आया है। तो इस वाक्य के अंत में और इस वाक्य के पहले दोनों ओर हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ जाएगी, यानी हम कहना क्या चाहते थे इस वाक्य में कि सुभाष एक बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन कौन से सुभाष, है ना, हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, तो होंगे किसी, यानी जिसका जो वक्ता है, बोलने वाला है, श्रोता को कह रहा है, उस श्रोता ने बात की होगी उससे, तो उसके बारे में। यानी तो हमें यहाँ पे ये बात पता चल जाती है कि जब किसी भी संज्ञा के विषय में कोई भी जानकारी देने के लिए कोई भी वाक्यांश या कोई भी वाक्य आता है तो उसके दोनों ओर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि ऐसे शब्द आए हों तो उनका प्रयोग हो रहा हो, तो इन शब्दों के पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पे भी ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ भी स्टार डाल दीजिए, ये भी वही पॉइंट है जिसमें हम अल्पविराम के स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए यहाँ पर, अब हम देखेंगे, वाक्य प्रयोग करते हैं। लिखिए, मैं वापस आया था किंतु तुम जा चुके, किंतु तुम जा चुके थे। मैं वापस आया था किंतु तुम जा चुके थे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा वाक्य आ रहा है। अब इसमें मैं वापस आया था ये एक वाक्य है, ठीक है, और तुम जा चुके थे ये दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ कौन रहा है? किंतु जोड़ रहा है।
तो इस इन्हीं से पहले यानी किंतु से पहले यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा है कि वाक्य के बीच में कुछ ऐसे शब्द आए जैसे पर आ गया, तो आ गया, इसलिए, किंतु, परंतु या जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इनसे पहले, इनसे ठीक पहले हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो एक और वाक्य इसमें लिख लो, वह लड़का, वह लड़का। अब यहाँ पे हमने लगाया जो यहाँ बैठा था, जो यहाँ बैठा था, कहाँ गया। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे वह जो आया है तो इससे पहले हम अल्पविराम का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये वही वाक्य है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। ठीक है, जो यहाँ बैठा था, ये इसके बारे में क्या बता रहा है, इस लड़के की पहचान कराने के लिए आ रहा है। तो हम चाहे यहाँ पे ये देखें कि जो से पहले हमने इसका प्रयोग किया है अल्पविराम का, या हम कहें कि उस वाक्य से पहले जो संज्ञा की पहचान बताने के लिए आया है उसके दोनों ओर हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो बात समझ में आ गई, इस तरह से इसे समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो ये पॉइंट जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इस पॉइंट में आप अर्धविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं करेंगे। जब आप ऐसे लिखेंगे ना, इसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। संबोधन में ध्यान दीजिएगा, संबोधन जब हम कर रहे हैं किसी व्यक्ति का, तो संबोधन करते समय तो अभी तक हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। अविस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर अब हम कर रहे हैं अल्पविराम। तो ये हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, कई बार दोहराया गया है, क्योंकि ये वर्तमान जो हिंदी है, आधुनिक हिंदी है, उसमें इसका प्रयोग हो रहा है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, जैसे मान लो हमने कहा, वाक्य लिया हमने, पूजा तुम आज जल्दी घर चली जाना। पूजा तुम आज घर जल्दी चली जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूजा को क्या किया है, संबोधित किया है। तो यहाँ पर ऐसे तो लगना चाहिए हमारा ये वाला चिन्ह, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस चिन्ह के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कॉमा का प्रयोग, यानी अल्पविराम का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसको निशान लगा लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को हटाकर अल्पविराम का ही प्रयोग कर देते हैं हम। जैसे वाक्य देखेंगे, मान लो हमने कहा वह कब तक आएगा, वह कब तक आएगा, यह कहा नहीं जा सकता, यह कहा नहीं जा सकता। ये वाक्य है। ठीक है, और इस वाक्य में जो हमारा यहाँ पर यह आया है, इस यह के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग हो जाता है। कैसे, वह कब तक आएगा, अल्पविराम, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो ये यह है, यह को हटाकर हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है। अब किस तरह से, अब इसके बोलने में भी हमारा परिवर्तन होगा।
जैसे मान लो कि हम अगर यह लिखना चाह रहे हैं तो हम यह को बोलेंगे, तो किस तरह से कि वह कब तक आएगा यह कहा नहीं जा सकता, तो हमने बिना कोई स्टॉप लिए हमने इस वाक्य को बोल दिया, तो अब इसमें कोई विराम चिन्ह का प्रयोग बीच में नहीं होगा, अंत में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऐसे कहा वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, थोड़ा सा ठहराव लिया। अब थोड़ा सा ठहराव लिया है तो हमने बोलने में तो कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, लेकिन अगर इस चीज़ को हम लेखन में लेकर आते हैं तो हमें वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि हम फिर से देख कर उसे बोलें तो इसी अंदाज में बोलें कि वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता। तो यानी अल्प विराम ने अपने स्थान पर एक शब्द का प्रयोग था, मतलब, और उसको हटाकर खुद ने प्रयोग करके उस शब्द को पूरा कर दिया। तो यहाँ पर भी ये हमारा अल्प विराम इस तरह का कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपका कहता है कि प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। अब प्रत्यक्ष कथन का मतलब क्या होता है, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए कि जैसे हमने वाक्य लिया, हम वाक्य लिख रहे हैं, उसने कहा, उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। देखो, अब ये जो वाक्य है हमारा, ये क्या है, प्रत्यक्ष कथन है। अब प्रत्यक्ष कथन का जो मुख्य कथन है वो ये है, ठीक है। अब इस मुख्य कथन से पहले यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्प विराम आ जाएगा, इसका मुख्य कथन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है। अब इसका अप्रत्यक्ष कथन कैसे बनेगा, अगर बनाने के लिए आए तो उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से इसका बन जाएगा अप्रत्यक्ष, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष में यहाँ पे हम कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य में इन शब्दों के तुरंत बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो वाक्य प्रयोग कर लेंगे। जैसे मान लो, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। दूसरा वाक्य, बस इतना सा काम था, बस इतना सा काम था। अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया। अब देखो, यहाँ पे वाक्य शुरू हुआ है नहीं, नहीं से शुरू हुआ है, तो हम यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बस इतना सा काम था, बस से शुरू हुआ है तो यहाँ पर अल्प विराम आ जाएगा। अच्छा, मैं समझ गया, ये अच्छा से शुरू हुआ है तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। इस तरह से हम यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में कर लेंगे हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ो अब, ठीक है। लिख लिया होगा तो रोक कर लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक है, तो पहले हमारा आ गया अल्प विराम, और अल्प विराम के बाद अब आया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। हम जानते ही हैं आज के समय में हमारी परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न जो आ रहे हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह से आ रहे हैं, यानी यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाले, इसका मतलब क्या है? प्रश्न का बोध कराने से मतलब है कि जिस वाक्य के अंदर सच में प्रश्न किया गया होगा उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न के अंदर, मान लो वाक्य है, वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द दिखाई दे रहा है तो आपने बस ये सोच लिया कि प्रश्नवाचक शब्द आया है तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। नहीं, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया है या नहीं आया है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाक्य के बोलते ही क्या हमें उत्तर देने की जरूरत पड़ती है, कि जैसे ये वाक्य बोला जा रहा है तो क्या इस वाक्य के बोलने के तुरंत बाद इसका उत्तर देने की जरूरत पड़ती है। अगर उसका उत्तर देने की जरूरत पड़ती है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक है, अगर उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ती है तो वह प्रश्नवाचक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं वाक्य देती हूं यहाँ पर, जैसे हमने कहा वहां दरवाजे पर, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, दूसरा वाक्य, पिताजी घर कब आएंगे, पिताजी घर कब आएंगे। अब देखो यहाँ पर दो वाक्य हैं, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। जैसे ही हम इस वाक्य को बोलते हैं आपके मन में भाव आता है ये बताने के लिए कि बता दें कौन खड़ा है। ठीक है, तो मन में उत्तर देने का भाव आ रहा है इस वाक्य को पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर हमारा विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लग जाएगा। पिताजी घर कब आएंगे, तो जैसे ही बोला हमने कि पिताजी घर कब आएंगे तो इसके बाद उत्तर देने का मन होता है कि बताया जाए कि कब आएंगे, तो यहाँ पर भी हमारा प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे पॉइंट दिया हुआ है, प्रश्न के भाव वाले वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब प्रश्न के भाव वाले वाक्य किस तरह से? जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्लास में बैठे हो और मैं अचानक से क्लास में आती हूँ, आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो और मैंने गुस्से में आपसे पूछा कि तुम लोग पढ़ रहे हो। अब मैंने ये कहा कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या था? इसमें एक चेहरे पर प्रश्न था कि ये तुम पढ़ रहे हो। अब इसी वाक्य से पहले अगर हम क्या रख दें, क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, तो यानी इस वाक्य के अंदर भाव आ जाता है प्रश्न का। जैसे हमने कहा तुम लोग पढ़ रहे हो। अब इसको हमने जैसे अब लिख दिया है तो हमको ये लगेगा साधारण वाक्य कि तुम लोग पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। लेकिन अगर इसी को हमने चेहरे पर भाव प्रश्न का रखते हुए इस वाक्य को बोला कि तुम लोग पढ़ रहे हो, अगर चेहरे पर भाव प्रश्न का आया तो यह वाक्य भी हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यह वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है तब इसमें लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके आगे अगर आप क्या जोड़कर देखें तो ये वाक्य निश्चित रूप से प्रश्नवाचक हो जाता है। क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, तो जिसमें इस तरह के जो वाक्य होंगे तो आप देख सकते हो कि उनके पहले अगर हम क्या लगा देते हैं तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक बन जाता है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्नों के साथ भी, ऐसे वाक्यों के साथ भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट कह रहा है कि कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते।
यानी इसने कहा है कि प्रश्नवाचक शब्द भी मिलेगा आपको वाक्य में, लेकिन उसका भाव जो है वो प्रश्नवाचक नहीं है, तो आप उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं किस तरह के वाक्यों की बात कर रहा है ये। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऐसे किस तरह के वाक्य होते हैं। तो देखो, जैसे मान लो हमने लिखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता। ठीक है, उसी वाक्य को लिखेंगे, वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। अब देखो, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ कब आया है प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन फिर भी इस वाक्य का भाव जो है वो प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि इसे वाक्य को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने का मन नहीं करता। वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता, मतलब इसमें प्रश्न है ही नहीं, इसमें उत्तर ही दिया गया है कि कहा नहीं जा सकता, उत्तर इसमें खुद ही है। तो जब इसमें उत्तर खुद ही है तो यह प्रश्न का बोध नहीं करा रहा। अब प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी यह क्या है, पूर्ण विराम है। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाक्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में आजकल यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे एक वाक्य और यहाँ पे लिख लेते हैं, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह आज कहाँ जाएगा। अब ये वाक्य है, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह आज कहाँ जाएगा। अब इस वाक्य में आपको दिख रहा है वहां पे कहाँ आया हुआ, कहाँ दिख रहा है ये, ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे कि अभी कहाँ आया है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक लगना चाहिए, लेकिन वाक्य में प्रश्न का भाव तो है ही नहीं। मुझे पता है कि कहाँ जाएगा, आपको जानने की जरूरत है ही नहीं, आपने प्रश्न किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह आज कहाँ जाएगा, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें उत्तर ही है एक तरह से। तो जब इसमें प्रश्न नहीं है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। सावधान, यहाँ पर बिल्कुल सावधान, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह या भाव चिन्ह। ठीक है, शब्द है, अगला पॉइंट है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह या भाव चिन्ह। ठीक है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, यानी उसका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इन भावों को व्यक्त करने के लिए। अब क्योंकि यह भावों को व्यक्त करने के लिए लगाया जाने वाला चिन्ह है, तो कुछ विद्वान इसको भाव चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो इसे भाव चिन्ह भी कहते हैं। तो या तो विस्मयादि बोधक चिन्ह या भाव चिन्ह। किस तरह से, जैसे वाक्य प्रयोग कर लीजिए, इसमें हम लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो हम करेंगे किसी व्यक्ति को संबोधित करने वाला। ठीक है, इसमें देखेंगे, जैसे मान लो हमने कहा दीपक, दीपक वह पुस्तक मुझे दे दो, वह पुस्तक मुझे दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम दीपक को संबोधित कर रहे हैं, और दीपक को संबोधित करते हुए तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एकदम से प्रश्न आएगा कि मैम हमने तो संबोधन के लिए अल्पविराम पढ़ा था। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अल्पविराम लगाओ या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ, दोनों में से कोई एक चिन्ह लगाना आवश्यक है। या तो आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे
या तो आप अल्प विराम लगाएंगे। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे बन जाता है, तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि रेखांकित स्थान पर दिए गए चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, और विकल्प में आपको एक उत्तर में जो होगा वो हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और यह किसके लिए है, केवल संबोधन के लिए है, ना कि भाव के लिए। अब भाव कैसे आएगा, जैसे मान लो अब हम वाक्य प्रयोग करते हैं। मान लो हमने कहा, वाक्य लिया, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आश्चर्य है, यानी अरे जो है वो क्या है, आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। तो आश्चर्य व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, तो हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया यहाँ। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो अगर हम कहें आहा आज तो पढ़ने में आनंद आ गया। आहा आज तो पढ़ने में आनंद आ गया। तो अब यहाँ पर जो ये आपका चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ लगा है किसके लिए, आहा। आहा किसको दिखा रहा है, खुशी को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर अरे ये किसको दिखा रहा है, आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। और यहाँ पर दीपक ये संबोधन को व्यक्त कर रहा है, और इसके स्थान पर हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं, अल्प विराम का चिन्ह भी लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के स्थान पर नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखना, इन दोनों के स्थान पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने चिन्ह, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहीं तक विराम चिन्ह कराऊंगी। ठीक है, इतना ही कराऊंगी। तो आज की क्लास इतना ही, अब इसके बाद करेंगे हम कल की क्लास में।